जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो बीएड तृतीय वर्ष का जो पहला पेपर है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, इसका हम लोग देखेंगे कि कुछ एमसीक्यू देखेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही थोड़ा सा बच्चों के लिए मानना है कि ये कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आ गया वो आसान हो जाता है, जो नहीं आया वही कठिन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम इसका एक सेकंड पार्ट ला रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे, सेकंड पार्ट भी आप लोग पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं उन सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद दूंगा जो हमारे वीडियो को सराहना दी, बहुत ही कमेंट्स आए कि सर आपका वीडियो अच्छा है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसमें से कुछ लोगों का कमेंट था, जैसे अनुज्ञा राय जी का सजेशन था कि सर चैप्टर वाइज वीडियो बनाइए। कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज बने, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम है, पूरे कम टाइम में ज़्यादा कोर्स को कवर करना है, तो अभी पूरा टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ को हम पढ़ते चलें। फिर भी हम देखेंगे, नहीं एक चैप्टर वाइज होगा तो 2-3 चैप्टर का एक साथ कर लेंगे, जैसे भी कुछ सुधार देखेंगे इसमें हो सकता है क्या, तो करेंगे। जैसे ये एक शमशाद अली जी का आया कि बोल रहे हैं सर ये फर्स्ट ईयर का मैटर है क्या, मतलब ये जो उसमें टॉपिक है फर्स्ट ईयर का भी है। तो ऐसा नहीं है शमशाद जी, बहुत सारे ऐसा चीज़ है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कॉमन होते हैं, तो कॉमन होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में भी कोई ऐसा नहीं है कि केवल उसी का है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। सेकेंड ईयर का ही सब मैटर हम दिए थे। बाकी ये ज्योति मिश्रा जी का कमेंट आया था कि सर आप इसका सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ का बनाया है उसको आप शेयर कर देने के लिए, तो हम उसको शेयर कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। आप सबके लिए अब आपसे यही कोशिश करेंगे कि जितना भी वीडियो हम बनाए, जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है, सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं टुनटुन कुमार जी जो फर्स्ट ईयर के हैं वो बोल रहे हैं कि सर क्या ये प्रमोट होंगे या एग्ज़ाम होगा। देखिए अभी तो इस पे सेकेंड ईयर वालों का ही मामला भी फंसा हुआ है कि इनका क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट ईयर के बारे में तो अभी कोई सोच ही नहीं रहा है। वैसे भी फर्स्ट ईयर का ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रमोट होंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है यूनिवर्सिटी की नज़र में जितना फाइनल ईयर का होता है। फाइनल ईयर का तो फिक्स है कि एग्ज़ाम होना है, तो यूनिवर्सिटी पहले फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कराएगी, उसके बाद फिर सेकेंड ये जो फर्स्ट ईयर के हैं या तो उन लोगों को फिर जैसा करना होगा, प्रमोट करना होगा या एग्ज़ाम लेना होगा, तो वो बाद में भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि प्रमोट होंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है, ठीक है। हर्ष तिवारी जी का भी कहना है कि सर फर्स्ट ईयर का पेपर बनाएंगे। हर्ष तिवारी जी अगर परीक्षा होगा तब तो पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो परीक्षा का कोई संभावना ही नहीं है, ज़्यादा उम्मीद है कि प्रमोट होंगे सभी, ठीक है। अंजलि गुप्ता जी का कहना है कि बेटर होता कि फैकल्टी से मॉडल पेपर मिल जाए। तो अंजलि जी पहले डिसाइड तो हो जाए कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, तब तो कहीं कोई भी मॉडल पेपर बनाएगा। तो पहले ये डिसाइड हो जाने दीजिए, मॉडल पेपर आएंगे, बहुत आएंगे मॉडल पेपर, लेकिन फर्स्ट ये पैटर्न तो डिसाइड हो जाए कि पूरा ऑब्जेक्टिव होगा कि पूरा सब्जेक्टिव होगा। लेकिन हाँ ये तो है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा, और मे भी कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव को हमेशा ध्यान में रख के चले, ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है, चाहे कुछ आए या पूरा आए, ठीक है। और बाकी ये और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो जैसे रीना यादव जी, विनियोगिता सिंह, ज्योति मिश्रा, पूनम यादव, पीयूष पांडे सर, जो लोग कि हमें हमारे वीडियो को सराहना किए, हमारे वीडियो को अच्छा बताए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा और से और अच्छा हो, ताकि और आप लोग का भी सहयोग रहेगा तो ज़रूर अच्छा बनेगा, ठीक है। आप लोग भी अपना सहयोग देते रहिए, हमको एनर्जी देते रहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से, ठीक है। तो आप लोग भी अपना एनर्जी देते रहिए, हम भी अपना एनर्जी से पूरे जोशों से वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस बार बीएड में कोई भी बच्चा फेल ना हो, जैसे इस बार हाई स्कूल इंटर में हुआ है, ऑल पास हो गए, वैसे ही हमारा कोशिश यही रहेगा कि सारे के सारे लोग बीएड से पास हो जाएँ, कोई भी फेल ना हो, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, सारे लोग बड़ी वैकेंसी में पार्टिसिपेट करें। जो लोग फेल हो जाएंगे उनके लिए बहुत ही बैड लक होगा, इसलिए कोशिश करिए कि पास हो जाए, पैटर्न चेंज हो या कुछ भी हो जाए, हम लोग को कैसे भी इसको पास करना है, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और हमको एनर्जी देते रहिए, उस एनर्जी से हम काफ़ी अच्छे वीडियो बनाएंगे, काफ़ी अच्छे कंटेंट लाएंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें, पास होना तो दूर, आप अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। तो आप पेपर फर्स्ट को कठिन मत मानिए, पेपर फर्स्ट भी फोर्थ की तरह आसान ही है, थोड़ा इसमें
पढ़ने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो आसानी से हम उस चीज़ को और आसान करना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने MCQ की तरफ। ओके, दोस्तों मैं एक बार फिर से उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किए, लाइक किए, शेयर किए। ठीक है, जिनका मैंने नाम लिया, कुछ लोग का नाम लिया, कुछ लोग का समय कम होने की वजह से नाम नहीं ले पाया, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सजेशन दिए, लाइक किए, कमेंट किए और शेयर किए। ऐसे ही आप लोग एनर्जी देते रहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं पेपर 1 का। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 पेपर 1 का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रकार का परस्पर एक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह किसका कथन है? मीन्स आपको जो उसमें दार्शनिक होते हैं जिनका कथन होता है, उनका कथन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए, तब जाके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैसे जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, उनका तो याद ही रखना चाहिए। जैसे ये जो कथन है ये गेज का है। जैसे कोई भी एक चीज़ का कोई भी टर्म होता है, उसके कई सारे लोग अपना अपना मत दिए होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण मत होता है उसके लिए उसका कुछ लोग का एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि ये कथन किसका है। तो ये चीज़ हमको याद रखना होगा। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। ठीक है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन। वांछित मतलब जो हम चाह रहे हैं उसी टाइप का उसमें परिवर्तन है, उसी को बोलते हैं वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन है गेज का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण सिद्धांत कितने तरह के होते हैं? ये शिक्षण सिद्धांत 3 तरह के होते हैं, औपचारिक शिक्षण, प्रामाणिक शिक्षण और वर्णनात्मक शिक्षण। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है केवल कि नंबर बताइए कितने होते हैं, या दे देगा ऐसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। पहला ऑप्शन दे देगा कि औपचारिक शिक्षण, दूसरा देगा प्रामाणिक शिक्षण, तीसरा देगा वर्णनात्मक शिक्षण, चौथा देगा इनमें से सभी। तो सभी पर टिक करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो शिक्षण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। मीन्स क्रियावस्था, पूर्व क्रियावस्था मीन्स पहले का जो क्रिया हो रहा है उसके जस्ट पहले, अंतः क्रिया जो क्रिया चल रहा है, उत्तर क्रियावस्था मीन्स क्रिया होने के बाद का अवस्था। तो शिक्षण की 3 क्रिया होती है। शिक्षण शुरू होने के जो पहले का अवस्था है पूर्व क्रियावस्था, शिक्षण जब चल रहा होता है अंतः क्रियावस्था, और शिक्षण के बाद जो क्रिया होती है उत्तर क्रियावस्था। ठीक है, आइए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर। ठीक है, शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 5वां है, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या कितनी है? तो संप्रेषण प्रक्रिया, इसमें तत्वों की संख्या 9 होती है। तो याद रखना होगा, संप्रेषण प्रक्रिया में तत्वों की संख्या 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन तथा दूसरे के संज्ञात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। यह किसका कथन है? देखिए, ये एकदम लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा। कोई भी तथा, मैं, इंटू, परंतु कुछ भी भूला तो उसमें फिर उनका कथन, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का मतलब होता है कि ये लाइन बाय लाइन उन्हीं का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिए थे एंडरसन साहब ने, एंडरसन, कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन तथा दूसरे के संज्ञात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ठीक है, ये एंडरसन का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन किसका है? प्रतिमान किसी आदर्श अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया है, यह है H.C. वाइडल का। ठीक है, ये H.C. वाइडल का कथन है कि प्रतिमान किसी आदर्श के रूप में व्यवहार को डालने की प्रक्रिया। और इसी वजह से थोड़ा सा लोगों को ये कठिन लगता है, ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें क्या स्टेटमेंट है, लाइन बाय लाइन है, उसमें जो लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट देगा और बताएगा, पूछेगा कि ये कथन किसका है।
और ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, तो सबका कथन याद करना पड़ेगा और लाइन बाय लाइन याद करना। ये नहीं कि समझ लिए, समझेंगे तो सबका मीनिंग एक ही आएगा, लेकिन उनका कहने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होगा। हो सकता है किसी किसी का मीनिंग थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक जो निकल के आएगा सार उसका एक ही आएगा, ठीक है, कुछ को छोड़कर। तो उसमें क्या है कि अब यही लाइन बाय लाइन याद करना है, यही रहता है कि एक बार समझ लिया और उसको अपने शब्दों में लिख लें तो थोड़ा आसान रहता है। कठिन होने का मेन यही है, तो इसलिए इसको लाइन बाय लाइन उसको याद करेंगे कि ये कथन फलाने का है तो उनका क्या कथन था, किंतु परंतु जितना जो है सब उसको वैसे ही याद करना होगा, ठीक है। तो प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन H.C. वाइडल का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ है। ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास सन 1962 में हुआ था, ठीक है। सन 1962 में ग्लेशियर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, एक शैक्षिक उद्देश्य तथा एक अधिगम उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य 2 ही प्रकार का होता है, एक शैक्षिक, दूसरा अधिगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष 6 होते हैं, 6। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। हम इस सब को इसलिए लिख दिए कि ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, तो अब उसमें से देख लीजिए जो याद किए हैं कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब ज्ञानात्मक। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसमें बता देंगे कि ये नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि कितनी संख्या होती है, तो 6 संख्या होती है ज्ञानात्मक पक्ष की, ठीक है। तो इसको एक एक ऐसे ही याद करेंगे तो हो जाएगा, इसको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग तो उसमें लगाया जाता है जिसमें समझने वाला बात हो, इसमें समझने वाला क्या बात है जो है वही से रट लेना है। तो जो लोग रटने में माहिर होते हैं उनको ये विषय बहुत पसंद होता है, जो हम देखे हैं बच्चों में कि उनको ये बहुत ही अच्छा लगता है, जो रटने में माहिर हैं, जो उसमें दिया है वही लेकर रट लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था। बेंजामिन एस ब्लूम, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मनोक्रियात्मक का वर्गीकरण कब किया गया। मनोक्रियात्मक का वर्गीकरण 1969 में किया गया था, 1969 में, ठीक है। मनोक्रियात्मक का वर्गीकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। मनोक्रियात्मक 1969 में, ठीक। अब इसमें समझने की क्या बात है, तो 1969 में हुआ था, बस उसको याद करना है। तो रटने वाले लोग इसमें सक्सेस हैं, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस रट लेना है और वहाँ एक आंसर टिक कर देना है, या लिखने के लिए आए तो लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है 13, श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया। श्यामपट्ट जो हम लोग बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड या जिस पे पढ़ाते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले जेम्स विलियन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर किसी को याद नहीं रहता है। याद कर लीजिए आज से कि जेम्स विलियन ने श्यामपट्ट का आविष्कार किया था। वहीं पढ़ाना शुरू किए कि हाँ ऐसे बोर्ड रहेगा, यहाँ पे कई बच्चे बैठ जाएंगे और उस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सैनिक के लिए बंदूक उनका हथियार है, तो ऐसे ही एक शिक्षक के लिए आप लोग भी एक शिक्षक होने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग छात्र नहीं कहलाते हैं, छात्राध्यापक कहलाते हैं। छात्र और अध्यापक का भी मिश्रण है, जब पास हो जाएंगे तो अध्यापक हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए अध्यापक के लिए श्यामपट्ट भी उनका हथियार है। जो श्यामपट्ट पे नहीं पढ़ाता समझिए कि श्यामपट्ट मतलब उसके बिना शिक्षक अधूरा है। कभी बिना श्यामपट्ट को उसको थोड़ा सा ऑड फीलिंग होगा, कैसे पढ़ाएं, भले उसमें एक शब्द भी ना लिखे, लेकिन उसको रहने से थोड़ा सा उसके अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ बच्चों को हम सेटिस्फाई करेंगे, श्यामपट्ट रहेगा तो, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो इसका श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियन, याद रखिएगा जेम्स विलियन। जेम्स वाट था ना, जेम्स वाट जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर है जेम्स विलियम, ठीक है। चौथा है सूक्ष्म शिक्षण कैसा शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है, मतलब ऑप्शन आ सकता है कि वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसा है, तो यह एक वास्तविक है। इस वास्तव में पढ़ाना पड़ता है, क्लासरूम वास्तव में होगा, वास्तव में वहाँ जाएंगे, वहाँ सारा चीज़ें होगा, ठीक है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है।
यह कथन किसका है? मतलब ये सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार के कक्षा में कम समय में पूर्ण होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिए थे D.W. एलन ने, D.W. एलन। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है, यह बताए थे। यह छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यह कथन है D.W. एलन की। ठीक है, फ्लैंडर्स विश्लेषण में कितनी श्रेणियाँ होती है? फ्लैंडर्स विश्लेषण में 10 श्रेणियाँ होती है। एक टॉपिक भी है कि फ्लैंडर विश्लेषण की 10 श्रेणियाँ। बुक में अगर देखेंगे तो एक टॉपिक ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा कि फ्लैंडर विश्लेषण की 10 श्रेणियाँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 है SSST, ट्रिपल ST का विकास कब हुआ? पहले तो ये जान लीजिए ट्रिपल ST क्या होता है। ट्रिपल ST है सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, इसका विकास हुआ था सन 1968 में, 1968 में हुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? मतलब शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है। शिक्षण क्या है? कई क्रियाओं का समूह है, पढ़ाना, लिखाना, समझाना, बोलना, ये सब क्रिया है, सबका समूह है। यह समूह जो है अधिगम को उत्पन्न करता है। अधिगम मीन्स सिखाने को, मतलब कोई चीज़ सिखाना होता है तो हम केवल बोल देते हैं तो बच्चा नहीं सीख लेता है, बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसके सामने कुछ एक्टिंग भी करना पड़ता है, एक्ट करना होता है कि ऐसे करो ऐसे करो, कुछ लेबोरेटरी में दिखाना भी पड़ता है। तो ये जो समूह है वो उससे उन बच्चों में सीखते हैं, अधिगम होते हैं, उनको अधिगम उत्पन्न करने के लिए वो प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? ये स्मिथ साहब ने दिए थे। स्मिथ, शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन स्मिथ का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित मतलब बच्चों पर जो केंद्रित रहे शिक्षण, मतलब बच्चे जैसा कहें उसी हिसाब से पढ़ाई हो, उस टाइप के शिक्षण को बाल केंद्रित बोलते हैं। जैसे शिक्षण कई प्रणाली है, शिक्षक केंद्रित है, मतलब शिक्षक जो कहेगा वही पढ़ाई होगा। एक होता है बाल केंद्रित जो बच्चों के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन कि बाल केंद्रित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। उसमें कई ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसमें रहेगा कि बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास। तो उसमें हम क्या लगाएंगे आंसर? बालक का सर्वांगीण विकास। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ई लर्निंग के कितने प्रारूप हैं? ई लर्निंग के 3 प्रारूप हैं, 3। अवलंब अधिगम, मिश्रित अधिगम, पूर्ण ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग के 3 प्रारूप, अवलंब अधिगम, मिश्रित अधिगम, पूर्ण ई लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 देखते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम कब हुआ? टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम 1960 में हुआ था, 1960। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम 1960 में, 1960 में हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। दूरस्थ शिक्षा किस शिक्षा का आधुनिक प्रणाली है? दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, किस शिक्षा का आधुनिक प्रणाली? तो यह अनौपचारिक शिक्षा का आधुनिक प्रणाली है। अनौपचारिक शिक्षा का ये मॉडर्न रूप है इसका, मॉडर्न मतलब अनौपचारिक शिक्षा का ये आधुनिक प्रणाली है। कौन? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस लर्निंग, जो दूर से रह कर पढ़ाई करे, जैसे इग्नू वगैरह से लोग करते हैं ना। तो इग्नू क्या है? दूरस्थ शिक्षा। इग्नू कहीं दिल्ली में ऑफिस है, वहीं से हम कभी वहाँ गए नहीं, यहाँ बैठे बैठे वहाँ से डिग्री ले लिए। ठीक है, ये है अनौपचारिक शिक्षा का ये दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का आधुनिक प्रणाली है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। संवाद विधि के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? संवाद विधि के मुख्य उद्देश्य, तो इनके मुख्य उद्देश्य हैं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। जैसे संवाद, जैसे डिबेट होता है ना, कोई डिबेट, कोई हिंदी में संवाद बोलते हैं, तो संवाद का मुख्य उद्देश्य होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति हो, चरित्र निर्माण का विकास हो और स्मरण शक्ति का विकास हो। जैसे कोई बच्चा बोलेगा, संवाद करेगा तो अपना दिमाग से डाटा लेगा ना कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो उसमें स्मरण शक्ति का विकास होगा। मौखिक अभिव्यक्ति होगी कि हमको बोलना है, कैसे बोलना चाहिए, सब भी आएगा। चरित्र का भी निर्माण होगा कि भाई किसके सामने कैसे बोलना है, कब हमको थोड़ा सा चुप रहना है, कब हमको ज़्यादा बोलना है, कब अपने नंबर का वेट करना है कि जब मेरी बारी आए तो हम अपना सारा पॉइंट रखेंगे। ये नहीं कि कोई बोल रहा है उसके ऊपर हम भी चढ़ गए, नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। सबके लिए संवाद विधि में यही बताया जाए, सबके लिए टाइम मिलेगा, अपने टाइम पे सुनो सबकी, अपने टाइम आने पे सबका पॉइंट का जवाब देते जाओ। तो इससे क्या है? चरित्र निर्माण भी होगा, मौखिक अभिव्यक्ति भी होगी, स्मरण शक्ति का भी विकास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है।
योजना हर्बर्ट उपागम के सूत्रधारक कौन थे? योजना हर्बर्ट, देखिए नाम में ही है योजना हर्बर्ट, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हर्बर्ट नाम का ही वो शख्स होगा। तो वो थे JF हर्बर्ट। ठीक है, JF हर्बर्ट ने योजना उपागम के सूत्रधारक थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं ताकि हमको एनर्जी मिलता रहे और हम और भी अच्छे वीडियो लाते रहें। ठीक है, जय हिंद।